हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम ब्रीफ समरी ऑफ ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन, ये जो किताब है इसकी हम ब्रीफ समरी यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, क्लिनिकल मेडिसिन किताब की हमने चैप्टर नंबर 1 को शुरुआत की थी, जिसके अभी तक 6 पार्ट हो चुके हैं और आज हम 7वें पार्ट को इस वीडियो को शुरुआत करने वाले हैं। हम ट्राई करेंगे कि इसी वीडियो में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर दें, क्योंकि इसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1, थिंकिंग अबाउट मेडिसिन। दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी डॉक्टर सचिन पांडव। ये जो किताब है, यहाँ पे इस किताब की इमेज है। आज का जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है एपिडेमियोलॉजी। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लिनिकल फेनोमेना इन द पॉपुलेशन। ठीक है, स्टडी किस चीज़ का स्टडी? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लिनिकल फेनोमेना, क्लिनिकल फेनोमेना का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, कहाँ पे? तो पॉपुलेशन में क्लिनिकल फिनोमेना का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है उसकी स्टडी, इसका मतलब होता उसे हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम क्लिनिकल मेडिसिन की किताब पढ़ रहे हैं, तो इसके कारण यहाँ पे सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन दी गई है। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे इसमें से सिर्फ मेन पॉइंट को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इट एनालाइजेज डिसीज इन टर्म ऑफ होस्ट, एजेंट एंड इन्वायरमेंट, जिसे हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट ट्रायड। ठीक है, तो डिसीज़ को एनालाइज करना है किस हिसाब से? तो होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट। ठीक है, होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट के हिसाब से डिसीज़ को एनालाइज करना इसमें किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट ट्रायड। यहाँ पे इमेज है, इमेज में आप देख सकते हैं। इन्वायरमेंट मतलब क्या? तो हमारी पृथ्वी पे जो भी बायोटिक फैक्टर्स रहते हैं, जीवित घटक जो रहते हैं, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। एजेंट, एजेंट क्या होते हैं? एजेंट ऐसी चीज़ होती है, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस, ऐसे प्रोटोजोआ, ऐसे जीवाणु रहते हैं जिनके कारण डिसीज़ होता है, जैसे कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोरोना वायरस से कोविड-19 इन्फेक्शन होता है, तो एक उदाहरण रहा होगा। उसके बाद है होस्ट। होस्ट मतलब क्या? जिसको इन्फेक्शन होता है वो होस्ट, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ये यहाँ पे होस्ट है। तो इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट ट्रायड। ठीक है, इट रिवील्स पोटेंशियल टारगेट्स फॉर डिसीज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। डिसीज़ का प्रिवेंशन करने के लिए और डिसीज़ की ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे जो पोटेंशियल टारगेट्स है वो डिसाइड किए जाते हैं और हमें पता चलते हैं इनके टारगेट्स क्या हैं। एपिडेमियोलॉजी डज नॉट लुक एट इंडिविजुअल पेशेंट, ठीक है, बट एग्जामिन्स अ डिफाइंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट में कभी भी इंडिविजुअल पेशेंट को हम नहीं चेक करते या इंडिविजुअल पेशेंट का हम स्टडी नहीं करते हैं। तो हम स्टडी किस चीज़ का करते हैं? तो एक डिफाइंड पॉपुलेशन का यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, how applicable its findings are depend upon how well the sample population, the study population, which must turn mirror the target population। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करने के बाद आपकी जो फाइंडिंग्स होगी वो तभी सक्सेसफुल होगी या तभी कारगर होगी जब आपका सैम्पल पॉपुलेशन, ठीक है, स्टडी पॉपुलेशन और टारगेट पॉपुलेशन, इनका अच्छे से अगर आपने इनका स्टडी किया है, इनको अच्छे से अप्लाई किया है, तो इनकी जो फाइंडिंग्स रहेगी एपिडेमियोलॉजी की वो सबसे अच्छी होंगी। यहाँ पे दूसरी इमेज देख लीजिए, ये पॉपुलेशन है। तो हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं? तो सैम्पल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन को हम यहाँ पे लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सैम्पल पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे दूसरी इमेज, पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन और स्टडी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन कहते हैं, उसमें से जो सिलेक्टेड जिसको हम टारगेट कर रहे हैं डिसीज़ के हिसाब से, जिसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे टारगेट पॉपुलेशन। और स्टडी पॉपुलेशन उससे भी छोटा रहता है, सैम्पल ग्रुप रहता है एक, जिस पे हम स्टडी करते हैं, इसे हम कहते हैं स्टडी पॉपुलेशन।
अब हम देखेंगे मेजर्स ऑफ डिसीज़ फ्रीक्वेंसी इन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट में डिसीज़ फ्रीक्वेंसी को कैसे मेजर करते हैं। तो इस डायग्राम से आपको एक आसानी से इस इमेज को समझ आएगी आपको, और सारे टॉप पॉइंट जो है आपको अच्छे से समझ आएंगे इस इमेज के थ्रू। तो इस इमेज में देख लीजिए, ये पानी ऊपर से आ रहा है जिसे हम कहेंगे इंसिडेंस। इसका आप इसको कंपेयर करिए कि कोई भी नया डिसीज़ आया है और उसके नए केसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, इंसिडेंस मतलब क्या होता है, कोई भी नए केसेस जो है वो होते हैं इंसिडेंस। यहाँ पे ये लिखे, हाँ ये रहे इंसिडेंस। ये नई डिसीज़ के नए केसेस। प्रिवेलेंस मतलब क्या, कि स्पेसिफिक टाइम में, ये प्रिवेलेंस स्पेसिफिक टाइम में हमारे कम्युनिटी में कितने पेशेंट्स है उस डिसीज़ के, उसे हम कहेंगे प्रिवेलेंस। और ये जो ऊपर एरो है वो इसमें से रिकवर हुए पेशेंट जो है उसे हम कहेंगे रिकवरी। इसमें से जो नीचे गिर गए, ये नीचे गिरा हुआ जो पानी दिख रहा है आपको, ये वाला, इसे हम कहेंगे डेथ और मॉर्टेलिटी रेट। जो यहाँ से नीचे गिर गए उसे हम कहेंगे डेथ एंड मॉर्टेलिटी। ठीक है। इंसिडेंस प्रोपोर्शन और इंसिडेंस रेट, ये दोनों अलग अलग है। इंसिडेंस प्रोपोर्शन इज़ द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिसीज़ एज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन से न्यू केसेस जो है डिसीज़ के, उसका जो प्रोपोर्शन है उसे हम कहेंगे इंसिडेंस प्रोपोर्शन। आपको पता है, मैंने यहाँ पे देखिए इंसिडेंस मतलब क्या, न्यू केसेस, और इंसिडेंस प्रोपोर्शन मतलब क्या, तो पॉपुलेशन से इंसिडेंस का मतलब न्यू केसेस का जो प्रोपोर्शन है उसे हम कहेंगे इंसिडेंस प्रोपोर्शन। इंसिडेंस रेट क्या होता है, इंसिडेंस रेट इज़ द नंबर ऑफ न्यू केसेस पर यूनिट ऑफ पर्सन टाइम। ठीक है। इंसिडेंस रेट मतलब क्या, स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, मतलब एक साल में, 1 ईयर, एक साल में इसके कितने केसेस निकले, तो यहाँ पे वो हो गया उसका इंसिडेंस रेट। प्रीवैलेंस इज़ द नंबर ऑफ केसेस दैट एग्जिस्ट एट गिवन टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है। प्रीवैलेंस हमने देखा कि कम्युनिटी में टोटल उसकी संख्या कितनी है, उसकी नंबर कितने हैं उस डिसीज़ के, उसे हम कहेंगे प्रीवैलेंस। मतलब स्पेसिफिक गिवन टाइम में नंबर ऑफ केसेस ऑफ दैट डिसीज़ दैट एग्जिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए। ठीक है। यहाँ पे अगला टॉपिक है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। ठीक है। एपिडेमियोलॉजी आप मैंने पहले ही बताया कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसमें कुछ ब्रांचेस भी इसकी हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल स्टडीज़, लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज़, ठीक है, केस कंट्रोल स्टडीज़ भी इसमें आती है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। इकोलॉजिकल स्टडीज़, इसके नाम में ही लिखा है इकोलॉजी। ठीक है। आउटकम रेट्स आर एग्जामिन्ड इन डिफरेंट पॉपुलेशंस। ठीक है। इसके जो रेट है वो डिफरेंट पॉपुलेशन पे इसका स्टडी करके, यहाँ पे देख सकते हैं, एक पॉपुलेशन, एक कम्युनिटी होगी, ये दूसरी कम्युनिटी, तीसरी कम्युनिटी, इस इमेज को देखिए। ठीक है। तो इस डिफरेंट कम्युनिटीज़ पे स्टडी किया जाता है, और ये जो अलग अलग समुदाय रहते हैं, इस पे जो स्टडी किया जाता है उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल स्टडीज़। ठीक है। दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल स्टडी। लॉन्जिट्यूड मतलब क्या होता है, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है। ये लॉन्जिट्यूड हुआ। ठीक है। ये जो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये लॉन्जिट्यूड, ये इमेजिनरी लाइन रहती है, अर्थ है, अर्थ पे जो इमेजिनरी लाइन रहती है उसको हम लॉन्जिट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो लॉन्जिट्यूड रहती है, जैसे कि ग्रीनविच मेरिडियन, ये एक लॉन्जिट्यूड हुआ, तो यहाँ पे इंग्लैंड आता है, ये अफ्रीका का कुछ पार्ट है। ठीक है। ये यहाँ पे इंग्लैंड है। तो इन एरिया के लोगों की स्टडी जो रहती है स्पेसिफिकली, उसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्टडी। उसके बाद है केस कंट्रोल स्टडी। स्पेसिफिक केसेस पे जो स्टडी किया जाता है उसे हम केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपोज ग्रुप
कंपेयर टू दोज हु आर नॉट एक्सपोज्ड, मतलब जो जिनको डिसीज़ हुआ है उसे हम कहेंगे एक्सपोज ग्रुप, ठीक है, एक्सपोज ग्रुप। एक्सपोज ग्रुप को जब हम नॉन एक्सपोज ग्रुप से कंपेयर करते हैं, नॉन एक्सपोज ग्रुप, ठीक है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। उसके बाद है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जिसे हम कहते हैं आरसीटी, ठीक है, इज द टाइप ऑफ मेडिकल एक्सपेरिमेंट दैट एम टू रिड्यूस सर्टेन सोर्सेज ऑफ बायस व्हेन टेस्टिंग ऑफ इफेक्टिव न्यू ट्रीटमेंट। सिंपल लैंग्वेज में हम अगर कहें तो अगर कोई डिसीज़ आया है, मान लो ये एक डिसीज़ है, तो इस पे जो नई दवाई का संशोधन किया जाता है अलग अलग कंपनियों के तरह कंपनियों से, तो उसे हम कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। लेकिन ये ट्रायल कैसी होती है, तो स्पेसिफिक इसके 3 फेजेस होते हैं। उसमें कैसे करते हैं, पहली फेज़ में कम से कम लोगों पे इसका एक्सपेरिमेंट, नई दवाई का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। दूसरे फेज़ में क्या होता है, तो उसकी संख्या बढ़ाई जाती है लोगों की और एक्सपीरियंस की। और तीसरा जो स्टडी रहती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 40,000 से 50,000 लोगों पे ये स्टडी जो है वो की जाती है। और इस स्टडी में क्या किया जाता है, तो उस ड्रग का, नए ड्रग का जो हमने अभी जो जिस पे स्टडी हो रही है, उस ड्रग का इफ़ेक्ट कैसा रहा बॉडी पे, कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे या नहीं, इन सभी बातों का इसमें स्टडी किया जाता है। उसके बाद है मेडिकल मैथमेटिक्स। मेडिकल मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है, तो व्हेन यू कैन मेजर, इसका सिंपल मतलब होता है कि आप जो अभी देखना कि आप प्रोपोर्शंस निकालते हैं, अलग अलग इसके प्रोपोर्शंस, रेशियो निकालते हैं, रेशियो, आप इंसिडेंस रेट मतलब एक साल में, एक महीने में इस डिसीज़ के कितने पेशेंट्स आए, ठीक है, हम एक दूसरे से यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो उसे हम कहेंगे मेडिकल मैथमेटिक्स। ये एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से हम देख रहे हैं। अगर पूरे मेडिसिन के हिसाब से देखेंगे तो मेडिकल मैथमेटिक्स में और भी पॉइंट आते हैं, जैसे कि आप छोटे बच्चों के लिए आपके ड्रग का जो डोसेस रहते हैं, ठीक है, जैसे पैरासीटामोल का डोज क्या है, 15 mg पर kg पर डोज। ऐसे जो डोसेज निकालते हैं ये भी एक मेडिकल मैथमेटिक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और मेडिकल मैथमेटिक्स 2 टॉपिक हमने देखे हैं। उसके बाद है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, EBM जैसे हम कहते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो क्या है कि किसी भी डिसीज़ को हम ट्रीट करते समय 3 बातों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहला है क्लिनिकल एक्सपीरियंस, बेस्ड एविडेंस और पेशेंट वैल्यू, ठीक है। EBM इज़ टू इंटीग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ क्लिनिशियंस, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इन तीनों को, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस, बेस्ड एविडेंस और पेशेंट वैल्यू को यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है, जिसे हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। EBM is to integrate the experience of clinicians, the value of the patient, ठीक है, and the best available scientific information, ठीक है। तो इन तीनों के हिसाब से हमें डिसीजन मेकिंग करना होता है कि हम पेशेंट को क्या ड्रग देने वाले हैं, क्या नहीं, ठीक है। इन तीनों को हिसाब से जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं पेशेंट के लिए, अगर किसी पेशेंट को कॉमन फ्लू हो गया है, इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन है, तो हम उस पेशेंट को कौन से ड्रग्स देंगे, कौन से एंटीबायोटिक देंगे, ये जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ये 3 पॉइंट के अनुसार ही होता है, ठीक है। आपको समझ में आया, तो एक सिंपल पॉइंट है।
तो इस चैप्टर का जो आखिरी पार्ट है वो है मेडिकलाइजेशन। वो ईबीएम जैसे ही टॉपिक है। मेडिकलाइजेशन मतलब क्या होता है? मेडिकलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स, ह्यूमन के जो कंडीशंस है, ह्यूमन के जो प्रॉब्लम्स है, जिसे हम डिसीज़ कहते हैं, कम टू डिफाइन एंड ट्रीटेड एज मेडिकल कंडीशन, उसे हम क्या कहते हैं? उस डिसीज़ को हम डिफाइन करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, एज ए मेडिकल कंडीशन के हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। एंड दस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल स्टडी, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। उसके हिसाब से हम उसका स्टडी केयर करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं उस डिसीज़ का, उसके प्रिवेंशन, उस डिसीज़ का प्रिवेंशन कैसे करना है ये भी यहाँ पे हम देखते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। उस ये सारे जो पॉइंट है वो मेडिकलाइजेशन में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 एथिकल पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला है टू मच मेडिसिन, हमें टू मच मेडिसिन नहीं यूज़ करना है उसकी। और टू मच मेडिसिन में 3-4 पॉइंट है, जैसे कि ओवर डायग्नोसिस, किसी भी पेशेंट का ओवर डायग्नोसिस नहीं करना है। लेबलिंग एन असिम्टोमेटिक पर्सन एज अ सिक, कोई नॉर्मल इंसान है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, फिर भी उसको सिम्टोमेटिक दिखाना या उसको कुछ लेबलिंग, कुछ डायग्नोस करके उसको लेबल दे देना, उसे हम कहते हैं ओवर डायग्नोसिस। दूसरा रहता है ओवर डिटेक्शन। ओवर डिटेक्शन मतलब क्या है? तो इंक्रीजेस टेस्ट टू आइडेंटिफाई पैथोलॉजी, मतलब आपको अगर कॉमन फ्लू है, फ्लू के लिए आप बहुत सारे टेस्ट कर रहे हैं उसके, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो टेस्ट जो है पैथोलॉजिकल टेस्ट रहा, रेडियोलॉजी रहा, वो सब कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम कहेंगे ओवर डिटेक्शन। उसके बाद है ओवर डेफिनेशन। ओवर डेफिनेशन मतलब क्या है? एक्सपांशन ऑफ डिसीज डेफिनेशन, जो ऑथराइज एजेंसी से दी गई जो हर एक डिसीज़ की जो डेफिनेशन रहती है, उसके आगे जाके आप उस डेफिनेशन को एक्सपांड करना, उसे हम कहते हैं ओवर डेफिनेशन। जैसे कि WHO हर एक डिसीज़ की कोई डेफिनेशन जो रहती है वो हमें देता है, लेकिन उस डेफिनेशन के आगे जाके उस डेफिनेशन को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ओवर डेफिनेशन। ये बैड प्रैक्टिस के यहाँ पे एथिकल पॉइंट है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रीटमेंट, ओवर ट्रीटमेंट मतलब क्या? तो अगर यहाँ पे देखा हमने, फ्लू इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, ये वायरल इन्फेक्शन है फ्लू, तो इस वायरल इन्फेक्शन को हम एंटीबायोटिक यूज़ करना, ये बहुत कॉमन है अपने इंडिया में, इसको बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं कि वायरल इन्फेक्शन को हम एंटीबायोटिक देते हैं एज ए प्रोफिलैक्सिस यूज़। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसको ज़रूरत भी नहीं रहती, जैसे कि कॉमन उसको सर्दी रहती है, उसके लिए हम एंटीबायोटिक उसको चालू कर देते हैं। ठीक है, उसके भी बहुत रीज़न है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे हम कहते हैं ओवर ट्रीटमेंट। ये ओवर ट्रीटमेंट का पार्ट है, उसे हम नहीं करना है, क्योंकि उसके कारण बहुत जल्दी रेजिस्टेंस के नए केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो रेजिस्टेंस के केसेस हैं वो बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, इसलिए WHO ने भी कहा है कि ओवर ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। उसका जो उसके बाद में जो टॉपिक है वो है चूजिंग वाइजली। ये भी एथिकल पॉइंट है। चूजिंग वाइजली इज़ एन इनिशिएटिव टू चेंज डॉक्टर्स प्रैक्टिस। जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं उनकी एक इनिशिएटिव है कि उनकी प्रैक्टिस थोड़ा एथिकल हो जाए, इसके लिए एक इनिशिएटिव यहाँ पे दिया गया है चूजिंग वाइजली। उसमें 3 पॉइंट है। सपोर्टेड बाय एविडेंस, जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उस वो ट्रीटमेंट एक साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हार्म। पेशेंट को उस ट्रीटमेंट का जो है कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, और उस पेशेंट को ट्रूली नेसेसरी, मतलब उस पेशेंट को उस ड्रग की नेसेसरी होनी चाहिए, मतलब वो ड्रग नहीं देने से उस पेशेंट का नुकसान अगर होता है तो ही उस पेशेंट को देनी चाहिए, वो ड्रग को हमें पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 जो है थिंकिंग अबाउट मेडिसिन, तो यहाँ पे ये कवर हो गया है। तो चैप्टर नंबर 1 थिंकिंग अबाउट मेडिसिन इज़ कम्प्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। यहाँ से मेन क्लिनिकल मेडिसिन जो है वो शुरुआत होती है। चैप्टर नंबर 1 में जो अभी तक हमने जो टॉपिक देखे हैं वो एक जस्ट इंट्रोडक्शन था,
ठीक है। इंट्रोडक्शन था कि मेडिसिन में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, जो भी मेन टॉपिक रहते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी वगैरह, सभी टॉपिक का हमने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है। तो लेकिन अभी चैप्टर नंबर सेकंड से, ठीक है, हमारे क्लिनिक्स के लिए, हमारी जनरल प्रैक्टिस के लिए, जनरल फिजिशियन जो हम प्रैक्टिस करते हैं जनरल प्रैक्टिस, तो उसके लिए हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, इस चैप्टर से जो आगे वाले चैप्टर है वो सारे के सारे चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो मेरी मेरी आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि सारे चैप्टर को बराबर ध्यान से देखिए। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो एक छोटी घंटी दिखाई देती है ऐसी, उसको क्लिक कीजिए, जिससे कि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।